अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ज़ैगम अब्बास ने अपने प्रोग्राम में दिलचस्प तबसरा किया कि पीटीआई को जजों की सियासत करने का मौका मिल गया, क्योंकि पीटीआई वो जमात है जिसकी आधी पार्टी जेल में है और आधी पार्टी कचहरी में है। उनका तो काम ही जजों के साथ है, वो तो जजों की सियासत करेंगे। वकला की तहरीक का ऐलान करके मुल्क में मजीद इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में कितनी और मज़ीद सियासत ज़दा हो सकती है ये तो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन उनको खून की बू ज़रूर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत तो खड़ी ही अदलिया में है, अदलिया के ऐवान में खड़ी है, अदालत में खड़ी है। आज से नहीं, 1949 से खड़ी है, जब से परोडा का कानून बना था। तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, और हम एक ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जो आधी कचहरी में है और आधी जेल में है, जिसका सारा ताल्लुक ही इस वक्त कोर्ट के साथ है, अदालतों के काम के साथ है। और आपको याद होगा 1997 में जब एक जुलूस निकालकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था, क्योंकि जो चीफ जस्टिस था वो पसंद नहीं था, उसको फिर तब्दील भी किया गया। 2009 में इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए भी तो लॉन्ग मार्च किया गया था ना। ये भी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। फिर आपको वो भी याद होगा जब खोसा साहब ने पीटीआई के लीडर्स को बुला के कहा था, तुम इधर उधर क्यों फिर रहे हो, ये जुलूस क्यों निकाल रहे हो, मेरे पास आ जाओ। तो इसका क्या मतलब है कि जो जुलूस निकल रहे थे, क्या उसका मकसद अदालत को मुतासर करना नहीं था? अगर उसका नतीजा ये निकल रहा था तो उन जुलूसों का मकसद भी तो यही था ना, कि अदालतों को मुतासर किया जाए। फिर काजी फायज ईसा के खिलाफ जो कैंपेन चली, क्या वो सियासी कैंपेन नहीं थी? मेरे ख्याल में ये जो मामला है, ये बहुत संजीदा मामला है। इसको आप अगर खाली पोलिटिसाइज करते हैं फॉर सेक ऑफ पोलिटिसाइजेशन, इट्स नॉट गुड। इस पर पूरी कौम को इकट्ठे होना चाहिए, इकट्ठे खड़ा होना चाहिए। हम सबका स्टेक है। अगर हमें ठीक अदालतें नहीं मिलती, अगर अदालत के जजेस खौफजदा होंगे, तो हमें कौन इंसाफ देगा, हमें कौन बचाएगा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है वो खौफ से बालातर होकर काम करे, इंटरफेरेंस से बालातर होकर काम करे। जब आप उनसे डिमांड करते हैं कि आप पॉलिटिकल ना बने, आप ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करें, तो फिर ये पूरी कौम की भी जिम्मेदारी है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करें, उनको वो सुकून भी फ़राहम करें, वो माहौल फ़राहम करें जिसमें फिर वो उस तरह के फ़ैसले दे सकें जिस तरह के फ़ैसले कौम उनसे डिमांड कर रही है। दुरुस्त हो गया। आपने अदलिया बहाली तहरीक का जिक्र किया, मुझे भी बहुत कुछ याद आ गया। लेकिन अफसार साहब, उसके बाद इंसाफ की बुनियादें और लोगों को इंसाफ मिलना, ये कुछ इस्तेहकाम नहीं हासिल कर सका, बल्कि शायद जो तवक्को थी तमाम पाकिस्तान की वो भी पूरी ना हुई। अब अगर विफाकी काबीना एक कमीशन बनाना चाह रही है कि मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, जो अदलिया के अंदर से शिकायत और शिकवा आ रहा है, यहाँ तो अगर हम किसी गैर मुतनाज़ तरीन शख्स को भी चुन के लाया जाए, जो हालात है और जिस तरीके का पीटीआई का रद्द अमल आया है, तो उस पर भी एतराज़ खड़े हो जाएंगे। मतलब शायद इतना गैर मुतनाज़ शख्स ढूंढना मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए ये फैसिलिटेशन देना कि मामला मंतकी नतीजे तक पहुँच पाए। आपने वकला तहरीक याद करवा दी। कल हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, कुछ दोस्त और भी, मतीला जान वगैरह, तो हम यही सोच रहे थे कि हम किस तरह बेवकूफ़ बने वकला तहरीक में। हमें लगता था कि इनकलाब आ जाएगा और बड़ा ही आला चांस लिया है इफ्तिखार चौधरी ने, लेकिन बाद में पता चला ये तो धड़े की आपस की जंग थी। तो आपस की जंग में हम सब इस्तेमाल हुए। अब आ जाए आज पे, बीच में सारी चीज़ें आप उसमें जो जिक्र किया ज़ैगम साहब ने, मैं सबसे मुत्तफ़िक हूँ। अभी आज पे आ जाए, आज देखना ये होगा कि क्या आज भी धड़े की जंग है या क्या है। और मुझे तो, मैं तो कल से ये कह रहा हूँ ये धड़े की जंग है। और ये जो आज पीटीआई का रिएक्शन आया है, ये पीटीआई का जो धड़ा है उसकी जंग है। वो उनके लिए किसी के लिए पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान के अवाम या उनके मसाइल अहम नहीं है। अहम ये है कि हमारा धड़ा जीत जाए, हमारे धड़े की टांग ऊपर रहे, ये झगड़ा है सारा। तो उसमें पीटीआई बिल्कुल इसको इस्तेमाल करेगी और अपने नेगेटिव, उसका जो नेगेटिव वे ऑफ पॉलिटिक्स है उसके लिए इस्तेमाल करेगी। खान साहब के पास सबसे अच्छा मौका था, जब उनको इक़्तिदार मिला तो वो नई रवायत को जन्म देते, क्योंकि वो क्लीन स्लेट के साथ आए थे, पहली दफ़ा हुकूमत में आए थे। उनके पास माजी का कोई इल्ज़ाम नहीं था, माजी का कोई झगड़ा उनके खाते में नहीं था, उनके ऊपर कोई करप्शन के या दूसरे किस्म के जी उन्होंने ये किया वो कुछ नहीं था। साफ स्लेट से आए थे, एक हाथ बढ़ाते सबकी तरफ और इस मुल्क को आगे लेके चलते, नहीं किया उन्होंने। फिर पहली दफ़ा वो इक़्तिदार से निकाले गए अदम एतमाद, तब वो इस तरफ चल पड़ते कि चलें जी हम मुस्बत अपोजिशन करेंगे, हम पॉजिटिव काम करेंगे। नहीं किया उन्होंने, तब से लेके अब तक
जो भी कोई काम होता है, जो भी कुछ होता है, वो हर मामले को, चाहे वो सफारती ताल्लुकात किसी दूसरे मुल्क से हों, अब वो अमरीकी सफ़ीर का इंतज़ार कर रहे हैं जेल में बैठे कि उनसे मिलने के लिए आए। और ये वही अमरीका है जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ौज के अंदर और जुडिशरी के अंदर, मीडिया के अंदर ये बताया, आवाम को ये बताया कि मैं एंटी अमेरिका हूँ, मैं तो बहुत बड़ा इनकलाबी हूँ। अब वो इनकलाबी एक अमरीकी सफ़ीर का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह ये मौका आया, अब जो भी हुआ है, जजेस ने स्टैंड लिया है, तो आप बात बिल्कुल ठीक है कि सबको ये कहना चाहिए कम अज़ कम कि चले यहीं से आगाज़ कर ले, कहीं से तो ये रुके। लेकिन वो इसको भी पहले ही दिन से मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दिया। जब आप किसी चीज़ को मुतनाज़ा बना देंगे, इख्तिलाफ़ राय और चीज़ है, इख्तिलाफ़ राय आप कह सकते हैं कि हमारा भी इख्तिलाफ़ राय है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज शायद उसके पास इतने इख्तियारात ना हो, लेकिन बात यह कि क्या आपने इस अमल को रोकना है या आगे बढ़ाना है। वो रोकना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो कोई नतीजा नहीं निकलने देना चाहते। नतीजा निकल आया तो फिर नतीजे पे बहस होगी ना, ये अमल को मशकूक कर देते हैं ताकि नतीजे तक तो पहुंचे ही ना। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि इतनी बड़ी सियासी जमात जिसको आप कह रही हैं, वो कभी किसी भी जगह हमारे शिप को किनारे पे नहीं लगने देते। आयशा, जो आपने मिसाल दी है, ये तो देखिए एक रीत है, एक रिवायत बन चुकी है। लगता यूं है, ये नहीं, ये जो एलिगेशन है इसका ताल्लुक एक रिवायत और रीत से है कि ऐसा किया जाता रहा है, ऐसा किया जा रहा है। और अगर ये सच है, अगर इसकी सपोजिशन कर ली जाए कि ये सच है, तो फिर तो इसको चाहे आप आज के दिन में इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद इसको फाइनलाइज कर लें, देख लें कि हाँ ये वाकई ऐसा हो रहा है, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन, रेमेडियल एक्शन क्या होंगे, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से जिसको रोकना है उनको रोका जाए। और फिर देखिए, हम ये बार बार बात करते हैं कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है ये करेगा क्या। ये इंक्वायरी करने के बाद ये डिटरमिन करेगा कि फैक्ट्स क्या हैं, और फैक्ट्स की बुनियाद पे फिर ये कहेगा कि अच्छा इन लोगों पे कोई क्रिमिनल केसेस बनते हैं कि नहीं बनते। अगर बनते हैं वो रिकमेंडेशन दे देगा, अपनी इसको चीफ जस्टिस को दे देगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे देगा। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मर्जी है कि उसकी बुनियाद पे आगे किस तरीके से चलना चाहती है। तो अगर तो कोई ऐसा क्रिमिनल केस एस्टैब्लिश होता है, कोई ऐसा क्रिमिनल नेग्लेक्ट एस्टैब्लिश होता है जिसके ऊपर कोई केस बनता है, तो फिर चार्जेस को तो प्रेफर करना चाहिए। यही एक तरीका होता है इंक्वायरी का। इंक्वायरी का मतलब है कि फैक्ट्स को डिटरमिन किया जाए। बहरहाल उसको छोड़ते हैं आपकी बात पे, इस पे आ जाते हैं कि सियासतज़दा कितना है। सियासतज़दा तो ये है कि देखिए 2007, अभी ये बड़ी अच्छी बात की अफसार साहब ने कि धड़े आपस में लगे हुए हैं, टकरा रहे हैं। 2007 में तो धड़ा बड़ा क्लियर था। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वकला ने एक पूरे मुल्क के वकला ने एक तंजीम और एक तहरीक शुरू की। एक तरफ जनरल मुशर्रफ था, उसके इकदामात जिसकी बुनियाद पे ये काम हुआ, और दूसरी तरफ ये पूरे वकला, उसमें सियासी पार्टियां भी शामिल थी, उसमें वकील भी शामिल थे। बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर में थी, लेकिन वो भी उसी एक धड़े का हिस्सा थी जो कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ उस वक्त बरसरे पैकार था। आज के दौर में मुझे वो उस किस्म का इन सियासी पार्टियों में नजर नहीं आता, बल्कि ये सियासी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ धड़े बनी हुई हैं। तो वो जो धड़ा हम जिसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं 2007 में, वो धड़ा आज के केस में एग्जिस्ट नहीं करता। आज के केस में ये दो पार्टियां दो हिस्सों में सियासी तौर पर तकसीम होने के बाद ये दो धड़े बन चुके हैं जो कि सामने नजर आता है। कोई समझता है कि अगर ये इंक्वायरी सामने आ जाती है और खुल के सामने आती है और ऐसे वक्त में आती है, तो उसका मतलब ये होगा कि शायद किसी दूसरे जो धड़ा है उसको मफाद मिल जाए, उसका फायदा हो जाए, उसका बानी पीटीआई बाहर निकल आए। ये खतरा ये भी उनको बहुत ज्यादा है। इसलिए ये दोनों अतराफ के अंदर ये कशमकश और तगदो लगी है कि ये इसका असल में होगा क्या और किस हद तक ये फाल कमीशन बन सकता है। लेकिन जहां तक वकीलों का ताल्लुक है, आपका सवाल ये कि क्या ये जो वकीलों की तहरीक, मेरा अपना ख्याल ये है कि जो मेन इनकी एफर्ट है पीटीआई की, वो बानी पीटीआई को आज़ाद कराने के लिए तहरीक चलाने की, जिसका जिक्र उन्होंने 30 मार्च के जलसे की सूरत में करना था, या अब उनको इजाजत मिल गई है करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो बहरहाल वो मेन चीज है। ये एक सपोर्टिंग मनूवर होगा। ये तो अब उनके हाथ में एक चीज आ गई, लेकिन ये वकील थोड़े से वकील होंगे, ये पूरा पाकिस्तान का नहीं। यहाँ पे तो बाहर भी सियासतज़दा हैं, यहाँ पर तो वकील भी आपस में डिवाइडेड हैं, तो इसलिए वो जो 2007 वाला इफेक्ट था वो नहीं आ पाएगा। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार, अब जहाँ हाजिर सर्विस जजेस के बारे में धड़ेबंदी की बात हो, अदालती मामलात में फेवरेटिज्म की बात हो, फैसलों पर उंगलियां उठे, क्या गैर जानिबदार जज का इंतखाब मुमकिन हो पाएगा कि इस मामला सियासतज़दा ना हो? पाकिस्तान में रहकर हमें ऐसा करना पड़ेगा ना, बाहर से तो आदमी लेके नहीं आना, इसी समाज में से हमें आदमी ढूंढना है, तो कोई ना कोई होगा, और जब कोई ना कोई होगा तो उसकी मुखालफत होगी, और मुखालफत करना एक सियासी जमात का अहम फरीज़ा है।
और उन्होंने आपको वाशगाफ अल्फाज में बता दिया है। अभी तो किसी की सरबराही में कमीशन शुरू भी नहीं हुआ, किसी का नाम भी नहीं आया, तो उन्होंने नामंजूर कर दिया, नामंजूर कर दिया। तो उनकी सारी सियासत इसी पे चल रही है। 2011 से लेकर आज तक वो यही करते आए हैं। मैं तवक्को करता हूँ शायद वो कभी संजीदा तौर पे इस मामले को देखें कि अगर वाक़यातन वो चाहते हैं कि बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिनको क़ुव्वतें आप बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे असरअंदाज न हों, तो उनको पाकिस्तान के अंदर बैठना होगा और बात करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो ये मामला और बिगड़ेंगे। ठीक हो गया, चलें जी।